बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान एंकर और सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन। मखदूम शहाबुद्दीन काफ़ी अरसा बैरून मुल्क रहने के बाद अब बिल आकर पाकिस्तान वापस आए हैं। इतना अरसा वो क्यों बैरून मुल्क रहे? जब गए थे तो उस वक्त आदल राजा के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे थे। अब जब वापस आए हैं तो अब आदल राजा के साथ उनकी दुश्मनी के चर्चे हैं। ये सारा सफर कैसा रहा और पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई और इमरान खान की रिहाई की इस वक्त बड़ी बातें हो रही है। इमरान खान कब तक रिहा होने जा रहे हैं, ये भी हम उनसे पूछेंगे और कुछ और सवालात हैं वो भी हम करेंगे। मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मखदूम शहाबुद्दीन ये बताइएगा कि आप काफी अरसा बैरून मुल्क रहे और ये जलावतनी इसको कहा जा रहा है, लेकिन मैं तो इसको खुद साख्ता जलावतनी कहता हूं। तो आपको इतनी क्या मजबूरी थी इतना अरसा बैरून मुल्क रहने की? हालांकि आप तो हाफिज हैं, तो हाफिज बंदे को तो जरूरत नहीं है बैरून मुल्क इस तरह इतना अरसा रहने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया साजिद गोंदल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, बहुत सी चीज़ें हैं आपने इंट्रो में कहीं। आदिल राजा वाला मामला जो है उस पर भी मैं बात करूंगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आदिल राजा से और ना ही कोई ख़ास दोस्ती थी। खैर, जब मैं पाकिस्तान में था तकरीबन 11 महीने पहले, इससे मुल्क छोड़ने से पहले, उस वक्त मुझे एक FIA का नोटिस आया, मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MNA है शानदाना गुलजार साहिबा, और उसमें एक अजीब सा लिंक क्रिएट करने की कोशिश की गई विद आदिल राजा। ऑल्दो आई मेट आदिल राजा लॉट ऑफ टाइम्स, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, बट उनकी वो एक हार्ड लाइन लेने से बहुत पहले आदिल राजा साहब के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कोई इख्तलाफ एक नज़रियाती तो हो सकता है, ज़ाती तो कोई नहीं है। और सेकेंडली, आदिल राजा साहब के साथ जो एक कंट्रोवर्सी सी बहुत से लोग कहते हैं, मैं उनकी जारी बात है उसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो चूंकि हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज्ड और हर बंदे को मैनेज्ड और एक इस तरह की चीज़ें कहते हैं, तो वो मुझे भी अगर हैदर मेहदी के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज्ड और मैनेज्ड कह रहे हैं तो मैं इस बात का तो जवाब नहीं दूंगा। मुझे मुल्क से जाना क्यों पड़ा? आपने कहा मैं हाफिज़ हूँ। देखिए, वो तो चले जो बात आपने कही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है, पूरी कौम ने देखा। कुछ लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा, कुछ लोग रोपोश हो गए, कुछ अभी भी बाहर हैं, कुछ रोपोश थे लेकिन बाहर आ गए, कुछ अभी भी रोपोश हैं। जो मुल्क से नहीं बाहर गए या रोपोश नहीं हुए, उनके साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। पूरे पाकिस्तानी कौम ने देखा। लेकिन यकीन माने, मैं तो अपने ज़माने तालिब इल्मी में 2 साल यूरोप में जब मेरी तालीम चल रही थी, नॉर्मली स्टूडेंट्स 6 महीने साल बाद आते हैं, मैं हर 3 महीने बाद पाकिस्तान आ जाता था, क्योंकि आई कैन नॉट लिव आउटसाइड पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप हमें तो पाकिस्तान से निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम में से कैसे निकालेंगे? ये जो 11 महीने अपने वतन से दूर, और ये आसान नहीं होता जब आपको पता हो कि आप वापस नहीं आ सकते, आप अपने ख़ानदान की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, गम में शरीक नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो आटे में नमक के बराबर है। और उन लोगों की हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने इससे भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, जो रेजिलियंट रहे, साबित कदम रहे। मेरा तो एक ही असूल है, ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी है सारी वफादारियाँ ज़मीन के साथ। कोई हमें गद्दार कहता है तो कहे। बहुत सी जगहों पर PTI के दोस्तों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, और मेरी तो ये आदत है कि मुझे सियासत और हर चीज़ से पहले पाकिस्तान है। और वही जिस तरह से एक शेर है ना कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, आप जब गए थे तो आपको क्या थ्रेट्स थे उस वक्त? जैसे आपने बताया कि आपको कुछ नोटिस जो है वो आया था और उस नोटिस के अंदर इल्जाम क्या था, ये भी जरा बताइएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी एक इफ्तार पार्टी होस्ट की है कल, और उसके अंदर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो शरीक हुए हैं। अली अमीन जो है वो अली मोहम्मद खान हूँ, या उस्मान डार और उनकी वालदा हूँ, या दीगर जो आपको नजर आए वहां पे साहबजादा हामिद रजा, फिर उसके अंदर मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अलामा नासर साहब, शेर अफजल मरबद। तो अब आप पर क्या इल्जामात आ रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, थ्रेट्स तो आपको पता है कि क्या होते हैं सहाफ़ियों के लिए, इस मुल्क में क्या हालात हैं जब आप खुल के बात करते हैं हक और सच की। PTI की बात नहीं, हक और सच की जब आप बात करते हैं तो आपके लिए क्या मुश्किलात होती हैं, एवरीवन नोज। और मैं तो पहले मैंने कहा ना कि मैं अपनी तकलीफ भूल गया। ये आपने जो इफ्तार का जिक्र किया, दिस वाज बेसिकली, इसका टाइटल था ऑनरिंग द रेजिलियंट।
साबित कदम लोगों के एजाज में, जिन्होंने फस्तायत का डट कर मुकाबला किया आइन और कानून के दायरे में रहकर। उमर डार, उनकी वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, अली मोहम्मद खान, जैन कुरैशी, उनके वालिद जिस तरह से डट गए, फिर साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरसर और अलामा राजा नासिर अब्बास, सब मेहमानों का शुक्रिया जो आए। मैं ये बात करता हूँ कि देखें, ये तो एक मौका था, वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर आप मिस करते हैं इन रौनकों को, और बड़े अरसे बाद इस तरह से हम सबको दोस्ती भी होती है, आपकी अपनी ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं, तो एक मौका मिला सबको मिल बैठने का, इकट्ठे होने का। तो ये एक महफिल थी। अभी ज़ाहिरी बात है बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी से इबारत कर देते हैं, और उन लोगों के लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। ये रेजिलियंट लोग जो हैं, जब आप इनकी कुर्बानियां जो मैंने सुनी पर्सनल, जाहिर बात है, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि चाहे डार खानदान हो या चाहे कोई और भी सियासतदान हो, उन्होंने अभी अपनी कुर्बानियां तो कौम को बताई नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा डार खानदान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, जो आपको पता है, जो अवाम को पता है, वो 10% भी नहीं है। ये तो अपने सीने में दबा के बैठे हैं। किस लिए? इस मुल्क की खातिर। ये लोग आज भी इस मुल्क के साथ वफादार हैं। वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो इस मुल्क के आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और तकलीफ भी होती है जब बहुत से लोग अजीबो गरीब घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और शक करते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने क्या क्या नहीं कुर्बानी दी, घर की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी, अपने घरों में जो कुछ हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें। तो ये सारा मामला जो है ये बड़ा तकलीफ दे भी होता है। लेकिन कल हमने ये कोशिश की कि हम उन दोस्तों को भी याद रखें इकट्ठा जो इफ्तारी पे आए सारे दोस्त, हमने उन दोस्तों को भी याद किया जो हमारे दरमियान नहीं है लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, जो पाबंदे सलासल हैं, जो रोपोश हैं, और सब दोस्तों को हम याद करें और उनके लिए दुआ भी करें और इकट्ठे होकर बैठ के चले, एक हौसला अफजाई होती है कि चले कुछ तो ताज़ा हवा का झोंका मिला ना। तो दिस इज समथिंग बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने ये एक नुक्ता रखना था, ये मेरी अर्ज है। अच्छा, ये बताइए मखदूम साहब, ये बताइएगा कि ये इस वक्त इमरान खान जो है वो जब आप तशरीफ लेके गए इस मुल्क से, तो उस वक्त ज़ाहिर है हालात और थे, तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ दकड़ जारी थी, और अब जो रूपोश रहनुमा है वो आप देख रहे हैं वापस आ रहे हैं। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, फार्म 47 की हुकूमत है, तो आपको ये हुकूमत चलती नजर आ रही है? देखें, इमरान खान साहब के दौर में सुहेल बड़ाई साहब ने किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं आपको बता सकता हूं वो कंपनी चले या ना चले, ये कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ना ये कंपनी चलने वाली है। अब तो ये खुद इनके अपने अंदर से बातें हो रही हैं, इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और मामला आपके सामने है, सूरत हाल आपके सामने है, नुक्ता आपके सामने है कि ये जो इख्तलाफात चल पड़े हैं, मोहसिन नकवी को लगाना, मोहसिन नकवी का शहबाज शरीफ से फड्डा, IG इस्लामाबाद वाले मामले पे मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, फिर ये कमेटीज़ कभी मोहम्मद औरंगजेब साहब को निकाल के खुद आ जाते हैं, कभी डार को डाल देते हैं। तो ये कंपनी तो मैं गलत था, मुझे लग रहा था कि कुछ अरसा निकाल जाएगी, लेकिन ये एक तो अवामी पजीराई नहीं हासिल, ऊपर से ये जिस ताकतवरों के साथ एक पावर शेयरिंग फार्मूला जहन में बनाकर आए थे, मुझे लगता है कि वो फार्मूला बहुत जल्दी ठप हो गया। और शहबाज शरीफ साहब जैसा बंदा जो कि लेटने में यदे तुला रखता है, जो लेट के हुकूमत करने में अपना सानी नहीं रखता, नवाज शरीफ को इस बात का क्रेडिट दें कि वो कुछ ना कुछ आंखें दिखा देता होगा, इसलिए तो नहीं लाए। शहबाज शरीफ साहब को भी अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई क्योंकि अगलों ने इतना ज्यादा पावर का शेयर मांग लिया जो शहबाज शरीफ की भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। इस नुक्ते को समझिए, सेक्रेटरी दाखिला लगाना था ना, उस मामले के ऊपर मोहसिन नकवी से फड्डा हुआ, शहबाज शरीफ के साथ इख्तलाफ हुआ, मोहसिन नकवी ने कहीं कॉल की, पता नहीं क्या कॉल की, आधे घंटे में शहबाज शरीफ ने फोन करके मोहसिन नकवी से माफी मांगी, लेकिन दिल में रखी बात ECL वाली कमेटी से जिसका सीधा सीधा काम वजीर दाखिला का होता है, उसमें से मोहसिन नकवी को निकाल के बाकी वजीर डाल के खुद सरबराही कर ली। तो शरारतें तो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और अवामी पजीराई पहले हासिल कोई नहीं है, मईशत इनसे पहले को नहीं ठीक होनी, जो डार ने की वही अभी चल रहा है, रिलीफ अवाम तक जा नहीं रहा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा से टिकटॉक बनवा लें, PR कैंपेन्स करवा लें, वो वैसे उन्होंने अब कम कर दी, उन्हें पता लग गया सारे टिकटॉक उल्टे गले ही पड़ रहे हैं, तो चुप करके बैठना ही गनीमत है। तो ये इस वक्त इस मुल्क का हाल है, ये इस वक्त इस मुल्क की सूरत हाल है। तो ये हुकूमत जो है
ये चलती हुई कम से कम नजर नहीं आ रही। काजी फायद ईसा साहब ने जो 6 जजेस के जो आप देखें खत लिखा गया, उस खत पर जो एक्शन लिया गया और जो बामी एक फ्रेंडली मैच बगैर नजर आया काजी फायद ईसा और हुकूमत का, और इस वक्त ऐसे लगता है कि किसी जमाने के अंदर हम बात करते थे कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट अदलिया एक पेज पर है, तो आज आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ और अदलिया और हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, लिहाजा हटाना मुश्किल है? नहीं, देखें, जहाँ तक काजी साहब का सवाल है उसमें मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगा कि काजी साहब जो हैं उन्होंने जो फ्रेंडली मैच और वो सिर्फ अंजुमन सताइश बामी अटॉर्नी जनरल और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे तसद्दुक जिलानी साहब ने कम से कम उनकी बातों को फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया, और तसद्दुक जिलानी साहब ने कह दिया है कि जी मेरे पे कोई दबाव नहीं था सिवाय ज़मीर के, तो काजी साहब ने खुद से ही सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा उतारे थे। लेकिन ये प्रेशर है। देखें, वो नजम सेठी साहब ने कहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान गड़बड़ हो गया। पीटीआई, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जुडिशरी, सोशल मीडिया, सबका जो प्रेशर है, तो ये प्रेशर ऐसा है कि सबको अभी अपनी अपनी भी पड़ेगी, नफसा नफसी का आलम भी होगा, और मुक्तदरा जो है ना वो इस सब के अंदर इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये बोझ इतना है कि ये बोझ उन्हें उतारना पड़ेगा इस कश्ती से। ये बात याद रखिएगा, गहरी बात है, ये बोझ वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब उन्हें भी रियलाइजेशन हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा मखदूम साहब कि आपको इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन नजर आ रही है, यानी मुतवक्के है? कोई तारीख आप बताएं, कोई आप जो है वो टाइम फ्रेम दें ताकि पता चले कि आप कितना जो है वो इसके अंदर आपका एनालिसिस दुरुस्त साबित होता है। देखिए, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ईद तक वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। केसेस इतने ज्यादा हैं, लेकिन जिस हिसाब से चल रहे हैं मुझे लगता है 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, अगर तो मामलात उसी तरह से चलें जो इस तरह से चल रहे हैं। पाकिस्तान में चूंकि एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल होती है, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क में कभी भी कुछ बदल सकता है। ना तो इवन ये भी कह सकता हूं, इवन ये भी बदल सकता है कि कंपनी ये ना चले और खान साहब वजीर आजम बन जाएं। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो अभी का रन रेट है, जैसे वो कहते हैं ना कि एक रन रेट होता है, वो देख के आप कहते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर इतना है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं इमरान खान साहब को रिहा होने में। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन। अब लगता है ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं कि हवाओं का रुख मुकम्मल तब्दील होना शुरू हो गया, और अब जो शहबाज हुकूमत है वो उसकी उल्टी गिनती है, और बिल आखिर इमरान खान की जब रिहाई होगी तो अल्टीमेटली ये जो इखलाकी जवाज के बगैर एक खड़ी अमारत है फार्म 47 की, ये धड़म गिरने जा रही है। बहुत शुक्रिया नादरीन, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।